हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विथ पीके सर। आज हम आप लोगों को न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आराम से पूरे अंत तक बने रहिए और आपको आसान शब्दों में जल्दी से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब इससे पता चलता है कि नर्वस सिस्टम, न्यूरल मतलब कि न्यूरॉन कैसे कंट्रोल करता है, और कोऑर्डिनेशन मतलब कौन कौन चीज़ों से जुड़ा रहता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है बच्चों? दो या दो से अधिक आर्गन, जैसे मान लो लीवर है, किडनी है, दो या दो से अधिक आर्गन एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और कॉम्पिटेंट इज द फंक्शन ऑफ अनदर, और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के वो फंक्शन मतलब जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये दोनों के फंक्शन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? क्योंकि इनके बीच में न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। न्यूरल सिस्टम का कोऑर्डिनेशन रहता है, इसी को कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बच्चों हम आप लोगों को प्योर एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं जाएगा और हर लाइन का जवाब इसमें है। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एक लाइन के हर एक जवाब इसी में लिखा गया है, और आप बस क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन निकलेगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। न्यूरल सिस्टम, अब टॉपिक दिया है न्यूरल सिस्टम क्या है। तो न्यूरल सिस्टम ये लग रहा है कि न्यूरॉन का एक सिस्टम बना हुआ है, इसे कहते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। जो कोई एकदम हाईली स्पेशल सेल होता है उसको न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन डिटेक्ट न्यूरॉन जो होता है पहचानता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट डिफरेंट स्टिमुलाई, और अलग अलग प्रकार के स्टिमुलाई को वो ट्रांसमिट पहुंचाता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ब्रेन क्या है? ब्रेन गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू। ब्रेन होता है कि गैंग्लिया मतलब न्यूरॉन का गुच्छे को गैंग्लिया बोलते हैं, और उनके टिश्यू दोनों को मिला दो तो ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन को कहते क्या है? गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू। ठीक है बच्चों, गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू को हम ब्रेन बोलते हैं, गैंग्लिया प्लस न्यूरल टिश्यू को हम ब्रेन बोलते हैं। अब अगला देखते हैं। अब है आपका एनसीईआरटी में लिखा है अगला टॉपिक, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो प्रकार का होता है। पहला सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस होता है, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सीएनएस नाम से ही लग ही रहा है कि ये सेंटर में स्थित है, ये पेरीफेरी मतलब ये किनारे किनारे पे स्थित है। इसका नर्वस सिस्टम सेंटर बीच में है, इसका नर्वस सिस्टम पेरीफेरी पे है। ठीक है बच्चों। सीएनएस जो होता है दो प्रकार के मिलके बना होता है। पहला है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। सीएनएस जो आपका मिलके बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का मिलके बना होता है। ब्रेन में आपका जो उभरा हुआ पार्ट, जो बल्ज पार्ट होता है उसको गायरी कहते हैं, GYRE गायरी बोलते हैं। जो दरार टाइप का पार्ट होता है, जो आप बोल सकते हो फिशर टाइप का होता है, उसे सल्सी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और जो ये आपका ब्रेन होता है साइट फॉर इंफॉर्मेशन का होता है, प्रोसेसिंग का होता है, कंट्रोल का होता है। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ब्रेन कौन कौन सी साइट रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है, प्रोसेसिंग रखता है, कंट्रोल भी करता है। और सीएनएस दो प्रकार का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। याद कर लो, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के मिलकर सीएनएस बनाता है। जैसे ये ब्रेन, ये सर मान लो ये ब्रेन हो गया, और जो पीछे से जो आपका रीढ़ की हड्डी की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ जो ऐसे गई है वो स्पाइनल कार्ड होता है। एक रफ फिगर में बता दिया। ठीक है बच्चों। अब आ जाओ, इतना ही आपके एनसीईआरटी में दिया है। अब आ जाओ पीएनएस की तरफ, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल, ये न्यूरल सिस्टम पेरीफेरी की तरफ है, मतलब सबसे किनारे की तरफ स्थित होता है। ठीक है बच्चों। और ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर के आधार पे पीएनएस दो प्रकार का होता है, एफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर। अफरेंट फाइबर को हम सेंसरी बोलते हैं, इफरेंट फाइबर को हम मोटर बोलते हैं। अफरेंट फाइबर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंसरी। इफरेंट मतलब मोटर। सेंसरी मतलब होता है जो हम स्टिमुलाई ब्रेन तक ले जाता है। जैसे हम किसी को, जैसे हाथ पे चिमटी काटें तो ये स्टिमुलस पहुंचा, हाथ में चिमटी काटे स्टिमुलस पहुंचा, तो ये सीधे सिग्नल मतलब सेकेंड से भी कम टाइम हमारे सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन तक पहुंच गया इसका सिग्नल, और वहाँ से रिस्पॉन्स करने के लिए मोटर चलता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना कहीं पहुँचने के लिए, तो वैसे ही
मोटर जो होता है वो सीएनएस से पेरिफेरल या टिश्यू ऑर्गन तक वो संदेश पहुंचाता है या मैसेज पहुंचाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अब ये चिमटी काटा हटा लेना चाहिए या मार देना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये रिस्पॉन्स करता है इफरेंट फाइबर मतलब मोटर न्यूरॉन। अफरेंट फाइबर मतलब सेंसरी, जो हम टिश्यू या ऑर्गन को स्टिमुलस देते हैं तो वो सीएनएस तक भेजता है। ठीक है बच्चों। अब आइए पीएनएस, ये तो है आपके फाइबर के आधार पर सीएनएस दो प्रकार का है, याद करते जाओ मेरे साथ बच्चों। अफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर, अफरेंट फाइबर, इफरेंट फाइबर। अफरेंट फाइबर को सेंसरी बोलते हैं, इफरेंट फाइबर को मोटर बोलते हैं। पीएनएस बच्चों दो, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, अब डिवीजन के आधार पर भी ये दो प्रकार का, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन बच्चों? पहला सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। पहला सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। ठीक है बच्चों। सोमैटिक, सोमैटिक मतलब कि ये लग रहा है ना जैसे सोमैटिक ऐसे स्केलेटल मसल, मतलब कि स्केलेटल मसल जो हमारी ढांचा जो है हड्डी, स्केलेटल मसल जो हमारा संकेत जो है, सेंस जो है हमारा, स्टिमुलाई जो है वो सीएनएस से स्केलेटल मसल तक जाता है, तो वो काम करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, वो आप काम करता है। और जो मैसेज जो स्टिमुलाई, जिसे इसे मैसेज बोलो चाहे स्टिमुलाई बोलो चाहे संकेत बोलो, ठीक है बच्चों, कुछ भी बोलो आप। ये दूसरा होता है ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमस लग रहा है कि जैसे स्वयं सेल्फ काम करेगा, ठीक है। ये सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन, ये अपना मैसेज जो भेजेगा या स्टिमुलस भेजेगा सीएनएस से इनवॉलंटरी ऑर्गन। इनवॉलंटरी ऑर्गन जैसे हार्ट का बीटिंग होना, आप ना चाहो कि बीट ना हो तब भी बीटिंग होगा, क्योंकि इनवॉलंटरी ऑर्गन है, क्योंकि हमारी इच्छा पे काम नहीं करता है। इनवॉलंटरी ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो हमारी इच्छा पे कोई काम नहीं करता है। जैसे जब खाना खाते हो तो जो डाइजेशन होता है, तो सोच लो कि हम डाइजेशन आज ना हो मेरा, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी इच्छा पे काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ये इनवॉलंटरी ऑर्गन है। ठीक, इसमें स्मूथ मसल भी आएगी। ठीक, अब है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये दो प्रकार का है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में ये मतलब कि किसी भी क्रिया की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो तो उस समय सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि बीपी का बढ़ जाना, घबराहट हो रही है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है, घबरा रहे हैं तो क्या हो गया, ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद ये हो गया तो क्या हो गया, तो वो बीपी को कंट्रोल करता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। एक क्वेश्चन पहले बहुत पूछा जाता था कि वो इजाकुलेशन सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का काम होता है, जबकि इरेक्शन पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम का काम होता है। ठीक है बच्चों। अब अगली टॉपिक पे चलते हैं। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो या इसको याद कर लो। अब अगली टॉपिक एनसीईआरटी में दिया है न्यूरॉन। ठीक है बच्चों। आखिर में न्यूरॉन क्या होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पहले फिगर बनाते थे इसे ब्रांच की तरह, पेड़ की शाखा की तरफ बच्चे आप लोग फिगर बनाते थे, फिर बस रट लेते थे हाँ कोई न्यूरॉन टाइप का है, ये है। लेकिन आज बता रहे हैं कि ये ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट न्यूरॉन है। क्यों? क्योंकि ब्रेन में सारा हर जगह फैला हुआ न्यूरॉन है। न्यूरॉन से ही हमें जो मैसेज जो फ्रैक्शन, जो सेकेंड से भी कम टाइम लगता है उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बोलते हैं, वो संकेत भेजता है न्यूरॉन। पूरे हमारे सर से लेके पैर तक न्यूरॉन फैला हुआ है बच्चों, ये ध्यान दे दो। ये जो स्टिमुलस, जो हंसना खेलना बोलना कूदना, जो सब काम कर रहे हैं सब न्यूरल सिस्टम, ये न्यूरॉन की वजह से कर रहे हैं। न्यूरॉन ना रहता तब कुछ ना करते, कोमा में चले जाते। ठीक, लेकिन कोमा में भी पेशेंट को न्यूरल डाइजेशन काम करता है। ठीक है बच्चों, कोमा में सिर्फ ब्रेन रेस्ट में रहता है, पर हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो काम करता है बच्चों। ठीक है बच्चों। न्यूरॉन जो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शन, मतलब ये इसका स्ट्रक्चरल पार्ट भी है, इसका फंक्शनल काम करने वाला भी पार्ट है नर्वस सिस्टम का। सबसे छोटी यूनिट कहलाती है न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम, कई न्यूरॉन मिला दोगे बच्चों तो नर्वस सिस्टम बन जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसके 3 मेजर पार्ट, न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट हैं। क्या कहा है एनसीईआरटी? पहला है सेल बॉडी, दूसरा है डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सान।
क्या है बच्चों, याद करते जाओ। न्यूरॉन के कौन कौन पार्ट हैं? पहला सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट, तीसरा एक्सॉन। ठीक है बच्चों। तो सेल बॉडी एक बार मैं फिगर भी दिखा दे रहा हूँ आपको। एक बार आप फिगर भी देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो NCERT, ये है आपका न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चरल क्या याद किए थे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। याद कर लो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड न्यूरॉन। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़ा दिखा है लेकिन बहुत माइन्यूट पतला सा होता है, आप खोज भी नहीं पाओगे, इतना सफ़ेद धागे जैसा होता है। इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, आराम से ऐसे देखते हैं तो इसको फैला, ये स्ट्रक्चर पूरा दिखाई देता है। ये बच्चों जो ब्रांच बनी है ये डेंड्राइट्स है, और जो गोला है ये पूरा पार्ट ये सेल बॉडी है। ये बीच में जो गोला है स्पॉट टाइप का, ये स्फेरिकल टाइप का, ये न्यूक्लियस है आपका। और बच्चों उसके नीचे जाते जाओ, नीचे ये पूरा डंडा जो है आपका, ये डंडा बनाया जो है ये आपका एक्सॉन है। और एक्सॉन, इसके बाद एक्सॉन जो है ब्रांचिंग हो जा रही है एक्सॉन की। इसी ब्रांचिंग को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसी पूरे ब्रांचिंग को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। याद करते जाओ। ठीक है बच्चों। अब देखो डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में ये पॉइंट टाइप का, बिंदु टाइप का कुछ दिख रहा है आपको, ग्रैन्यूल टाइप का। इस ग्रैन्यूल को हम बोलते हैं निसंस ग्रैन्यूल। ठीक है बच्चों। ये बूंदी टाइप का, ये जो ग्रैन्यूल मतलब छोटा पार्टिकल, दाने को बोलते हैं ग्रैन्यूल। ठीक है बच्चों। ये डेंड्राइट्स में भी होता है ग्रैन्यूल और सेल बॉडी में भी पाया जाता है ग्रैन्यूल। ठीक है बच्चों। तो डेंड्राइट्स जो देखो सेल, जिसे मान लो स्टिमुलाई कोई आया तो वो डेंड्राइट एक्सेप्ट करता है और सेल बॉडी की तरफ भेजता है कि तुम भाई डेंड्राइट्स, तुम ये हमारे स्टिमुलास को एक्सेप्ट करो, सेल बॉडी की तरफ भेजो। सेल बॉडी कहती है ए भाई स्टिमुलाई आ गया है तो तुम एक्सॉन नीचे की तरफ भेजो। अब एक्सॉन ये स्टिमुलाई नीचे की तरफ भेजता है, इसके बाद ये यहाँ तक जाता है, ये एक्सॉन टर्मिनल, इसको बोले ना बच्चों, एक्सॉन टर्मिनल बोलो। और इसके सबसे लास्ट में जहाँ पे एक बॉल ब्लैक स्ट्रक्चर बना होता है इसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेप्टिक नोब। ठीक। और मैंने बोला ना इसको ये ब्रांच टाइप का एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन के ऊपर एक सीथ लगी होती है, ये देख रहे हो बच्चों, ये सीथ टाइप का लगा है, इसको बोलते हैं माइलिन सीथ। ठीक है बच्चों। और ये काला काला जो पार्ट बना है, हर माइलिन सीथ के अंदर स्वान सेल पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और जहाँ पे माइलिन सीथ अब्सेंट होती है, देखो बच्चों ऐसे बनी है माइलिन सीथ, फिर ऐसे बनी है, ये बीच में अब्सेंट, जहाँ पे माइलिन सीथ नहीं पाई जाती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। रणवीर नहीं बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है बच्चों। ये माइलिन सीथ आपकी लिपिड की बनी होती है। ठीक है बच्चों। तो अभी आगे आएगा, सब बताएंगे। अभी फिगर के बारे में मैंने आपको समझा दिया, इसको डिटेल में अभी आगे आएगा। परेशान आप ना हो, बस पढ़ते जाओ, पूरा ये वीडियो देखते जाओ अंत तक, आपको पूरी ये चैप्टर एक एक लाइन समझ में आ जाएंगे। NCERT की एक लाइन कोई भी पूछेगा इसके बाद आपको भूलेगा नहीं। ठीक है बच्चों। 3 मेजर पार्ट अभी पढ़ के आए हो। सेल बॉडी थी, डेंड्राइट्स था, एक्सॉन था। तो सेल बॉडी क्या है? कंटेन इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड द्रव को हम बोलते हैं, मतलब एक लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है। जो मैंने बोला ना ग्रेन्यूल बिंदु टाइप का, ऐसे बिंदु टाइप का पाया जाता है, वो निसल ग्रेन्यूल। और साइटोप्लाज्म, और सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म पाई जाती है। ठीक है बच्चों। और डेंड्राइट्स क्या होती है? ये छोटी शॉर्ट फाइबर आउट फ्रॉम सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से निकलती है, देखी हो सेल बॉडी से निकल रही थी ब्रांच टाइप की, और इसमें भी निसल्स ग्रेन्यूल पाई जाती है। ठीक है बच्चों। ये मैंने पूरी प्योर NCERT लाइन छापी है, पूरी प्योर NCERT। आपको NCERT पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर इसको भी आप स्कैन कर लोगे, याद कर लोगे, तो भी आपका एक एक क्वेश्चन निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है लॉन्ग फाइबर होता है, लंबा फाइबर होता है, मैंने बताया ना कि डंडे जैसा ऐसा था। और डिस्टल एंड ब्रांचेस, उसके डिस्टल मतलब नीचे का एंड, डिस्टल जहाँ पे एक प्रॉक्सिमल एंड लिखता है, एक डिस्टल एंड जहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड रहता है मतलब ऊपर का पार्ट, और डिस्टल एंड मतलब नीचे का पार्ट। याद कर लो, प्रॉक्सिमल पी से पहले, डिस्टल दूर पे या नीचे का पार्ट। डिस्टल एंड इसका जो होता है एक्सॉन का ब्रांचेस बनी होती है जिसको कहते हैं सिनेप्टिक नोब। मैंने नहीं बताया था बच्चों कि
रुको मैं आपको फिगर लेके आता हूँ, 1 सेकेंड बच्चों, बस 1 सेकेंड, फिगर भी है मेरे पास। ये देखो बच्चों आपके लिए पूरा फिगर, ये बच्चों देखो जो ब्रांच टाइप का बना हो वो डेंड्राइट्स है। ये ब्रांचिंग है ना बच्चों, ये ब्रांचिंग दिखाया गया, ये डेंड्राइट्स है। इसमें आपका ये 60 फाइबर होता है, एनसीईआरटी लिखती है, और निसर्ग ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, वो ख़त्म खेल। और ये बिंदु टाइप का निसर्ग ग्रेन्यूल है। सेल बॉडी के अंदर कहता है कि ये साइटोप्लाज्म भरा होता है, और ये एक याद रखना है, एनसीईआरटी नहीं लिखती है, पर सेल बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं कि निसर्ग ग्रेन्यूल किसका बना होता है, तो याद रख लेना बच्चों, ये रफ ER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और mRNA इसका बना होता है। एक बार लिख दे रहा हूँ, ये निसल्स ग्रेन्यूल जो आपका है, ठीक है बच्चों, निसल्स ग्रेन्यूल ये आपका बना होता है रफ ER मतलब और mRNA। ठीक है बच्चों, एक बार एग्ज़ाम में आया था 2015 में या 16 में से कुछ। तो निसल्स ग्रेन्यूल जो आपको बना होता है रफ ER, ठीक है बच्चों, रफ ER मतलब जिसके अंदर वो होता है प्रोटीन होता है, रफ ER के अंदर प्रोटीन होता है, और mRNA, ये दोनों का मिलकर निसल्स ग्रेन्यूल बना होता है। ठीक है। सेल बॉडी, एनसीईआरटी कहती है सेल बॉडी में हमने देखा कि सी से सेल बॉडी, सी से साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और क्या बच्चों, निसल्स ग्रेन्यूल पाया जाता है। ठीक। अब इसके बाद एक्सॉन, ये लॉन्ग फाइबर अभी पढ़ के आए हो, ये लॉन्ग फाइबर है, इसके लास्ट में जहाँ पे ख़त्म होता है एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। ठीक है। और जहाँ पे ये ख़त्म होता है, जहाँ पे इंड होता है, इसका डिस्टल पार्ट कहलाता है। ये सिनेप्टिक, ये बल्ब लाइफ की स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नोब कहलाता है। ठीक है। और एक बात बताएं बच्चों आपको, सिनेप्टिक नोब के अंदर ही एक केमिकल भरा होता है। इसमें एक जैसे नहीं एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल टाइप का लग रहा है ना, कैप्सूल में दवाइयाँ भरी होती हैं, ऐसे सिनेप्टिक नोब के अंदर एक केमिकल भरा होता है जिसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक नोब के अंदर एक केमिकल भरा होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अभी आगे आएगा और हाँ समझाएंगे आपको। ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के अंदर देखो श्वान सेल पाया जाता है। ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सॉन है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक्सॉन है। ठीक है बच्चों, अंत तक एक्सॉन है पूरा। एक एक लाइन डिकोड होना चाहिए आपके दिमाग में बच्चों, रटना नहीं है, ये समझते जाओ। एक्सॉन क्या है, लॉन्ग फाइबर डिस्टल पार्ट ब्रांचेस सिनेप्टिक नोब कंटेन सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है बच्चों, जो बल्ब लाइक बताया ना मैंने, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था, ये सिनेप्टिक नोब था। इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स पाया जाता है, गोले जैसा ऐसा पाया जाता है। ये बच्चों ये बल्ब है, ये आपका सिनेप्टिक नोब है, ये बना रहा हूँ फिगर। इसके अंदर ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिखा गया है कि सिनेप्टिक नोब क्या रखता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स रखता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है। ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाओ। अब एनसीईआरटी कहती है नर्व इम्पल्स पाथवे क्या है। अब जो स्टिमुलस पहुंचता है उसका पाथवे क्या है, पहले डेंड्राइट्स में, फिर सेल बॉडी में, फिर एक्सॉन में, फिर एक्सॉन टर्मिनल में, फिर सिनेप्स। अभी बताएंगे सिनेप्स क्या है, पहले इसको देखते जाओ। सिनेप्स में, फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, मतलब जहाँ पे न्यूरॉन और मसल दोनों एक साथ मिलते हैं वहाँ पे पहुँचता है। ठीक है बच्चों, सिनेप्स के बारे में आगे डिटेल है, इसको बताएंगे। पहले आप ये पाथवे याद कर लो कि नर्व इम्पल्स का पाथवे क्या है, डेंड्राइट्स है, मतलब स्टिमुलाई अगर आई तो स्टिमुलाई डेंड्राइट्स में जाएगी, सेल बॉडी में आएगी, एक्सॉन में जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल से होकर सिनेप्स में, सिनेप्स से न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में जाएगी। ठीक है बच्चों, अब अगला पार्ट। अब न्यूरॉन 3 प्रकार का होता है, एनसीईआरटी कहती है न्यूरॉन 3 टाइप का होता है। मैंने बच्चों पूरी एनसीईआरटी डिकोड करके आपके लिए निकाली है, इतनी मेहनत बस आपके लिए कर रहा हूँ बच्चों कि आप लोग का अच्छे से क्वेश्चन हो जाए, नीट में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो और दिमाग में वो बना रहे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहकाने वाला कोई काम नहीं, प्योर एनसीईआरटी की एक लाइन, कोई लाइन नहीं छूटी है, वो भी अच्छे से मॉडिफाइड करके बनाई गई है। न्यूरॉन आर 3 टाइप, न्यूरॉन 3 प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेंड्राइट एंड एक्सॉन।
डेंड्राइट्स और एक्जान के नंबर के आधार पे न्यूरॉन 3 प्रकार का है। जो डेंड्राइट्स आपने देखा है ब्रांचिंग, और एक्जान जो डंडे टाइप का, उसके नंबर कितना नंबर है डेंड्राइट्स का, कितना नंबर एक्जान का, उसके आधार पे न्यूरॉन को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन, याद रखो बच्चों। कभी एग्जाम में यही पूछ देगा कि मल्टीपोलर, बाईपोलर और यूनिपोलर किस आधार पे बांटा गया है, तो आप बोलोगे डेंड्राइट और एक्जान के नंबर के आधार पे। तो मल्टीपोलर क्या होता है बच्चों, मल्टीपोलर नाम में ही मल्टी है, मल्टी मतलब बहुत सारे आपका डेंड्राइट्स होंगे और एक एक्जान होंगे, सब में एक एक्जान कॉमन होगा बच्चों, पहले याद कर लो। सब में एक एक्जान कॉमन होगा, चाहे मल्टीपोलर हो, चाहे बाईपोलर हो, चाहे यूनिपोलर हो, रटने की कोई जरूरत नहीं। सब में एक एक्जान कॉमन है, बस जो डेंड्राइट्स की संख्या वो बदलती जाएगी। मल्टीपोलर में मोर डेंड्राइट्स, बाईपोलर में एक एक्जान और एक डेंड्राइट्स, यूनिपोलर में कोई भी डेंड्राइट्स नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल देख लो। मल्टीपोलर के एग्जाम्पल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो हमारा ब्रेन के आगे वाला पार्ट नहीं है, जो हमारा मस्तिष्क के आगे वाला पार्ट, जो जिसको हम फोरहेड बोलते हैं, माथा जिसको बोलते हैं, खोप, ठीक है, उसके अंदर होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। वहाँ पे मल्टीपोलर न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, मल्टीपोलर न्यूरॉन। बाईपोलर न्यूरॉन रेटिना आई की रेटिना में, जो सबसे लास्ट लेयर आई की कहलाती है वो रेटिना कहलाती है बच्चों, वहाँ पे बाईपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब है एक्जान के बारे में। अब फिर इसके बाद एक्जान दो टाइप का होता है बच्चों। किस टाइप का होता है देखते जाओ। एक्जान 2 प्रकार का होता है, पहला माइलिनेटेड, दूसरा नॉन माइलिनेटेड। ठीक है बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं पर बहुत कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आज आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा बच्चों। एक्जान 2 प्रकार का, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। ठीक है बच्चों, माइलिनेटेड जो होता है, लग रहा है कि इसमें माइलिन शीथ पाई जाती है, इसमें माइलिन शीथ नहीं पाई जाती। लिखा भी है कि इन्वॉल्व्ड विथ स्वान सेल, मतलब ये स्वान सेल के साथ इन्वॉल्व होता है, घेरे हुए रहता है। ये भी स्वान सेल, इसमें भी नॉन माइलिनेटेड में भी स्वान सेल पाए जाते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये ऐसा रीजन को क्वेश्चन बन जाएगा कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड दोनों में क्या स्वान सेल पाए जाते हैं, कहोगे यस करेक्ट है। ठीक है बच्चों, पर रीजन में ये है कि माइलिनेटेड में माइलिन शीथ जो देख रहे थे ना कि ये जो देख रहे थे यहाँ पे कि ये माइलिन शीथ है ना, ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, और यहाँ पे कुछ ये तो माइलिनेटेड वाला दिखाया गया है इसको, और नॉन माइलिनेटेड में ये माइलिन शीथ नहीं पाई जाएगी। स्वान सेल पाया जाएगा लेकिन माइलिन शीथ नहीं पाई जाएगी, याद रख लेना बच्चों। माइलिन शीथ इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें माइलिन शीथ एब्सेंट होगी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपका माइलिनेटेड का स्पाइनल और क्रैनियल नर्व। ठीक है बच्चों, जो खोपड़ी वाला नर्व है वो क्रैनियल, और जो पीठ वाला है, जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिसको बोलते हो, वो स्पाइनल नर्व। ठीक है बच्चों, ये माइलिनेटेड में आएगी, मतलब क्रैनियल और स्पाइनल नर्व माइलिनेटेड में आएगी। और नॉन माइलिनेटेड में सोमैटिक और ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम वाले आएंगे, मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम वाले नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आते हैं, उसमें लिपिड नहीं पाई जाती है। ठीक है बच्चों, इसलिए कहते हैं अगर आप देसी घी खाओगे, देसी गाय का घी खाओगे तो आपका माइलिनेटेड नर्व फाइबर बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, मैंने बोला देसी खाना है, अगर इसके अलावा दूसरा मिलावटी या गाय को छोड़ के भैंस उसका खा रहे हो तो फ़ायदा नहीं और नुकसान करेगा हार्ट को। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी पढ़ते हुए सबको बहुत दिक्कत आती, समझ में नहीं आता क्या है ये। अगला टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ मतलब नर्व इम्पल्स, मतलब जो न्यूरॉन चला है, जो संकेत लेके चला है, उसका कंडक्शन मतलब पहुंचना कैसे होता है और कैसे जनरेट होता है। तो 2 प्रकार के होता है बच्चों। पहला है रेस्टिंग या पोलराइजिंग। पहला है जब हम कोई स्टिमुलस नहीं भेजते हैं, जब हमारा जो न्यूरॉन एकदम सुस्त अवस्था में रहता है, एकदम शांत रहता है, तो उस टाइप का कैसे होता है, उस टाइप में कंडक्शन कैसे होता है। इसका फिगर तो नहीं एनसीईआरटी, हाँ बना है, ठीक ये है एनसीईआरटी। देखो बच्चों, ये पहले वाले फिगर में आपको दिखाया गया है, ये रेस्टिंग अवस्था में है, जब हमारी न्यूरॉन जब कोई स्टिमुलस नहीं पहुंचा, ऐसे हाथ रखें, ऐसे ही हाथ पड़ा है, ठीक है, कोई स्टिमुलस नहीं भेजा। और दूसरे वाले फिगर में ऐसे मैंने मार दिया, स्टिमुलस पहुंच गया हमारे ब्रेन तक। ठीक, तब बच्चों यही कह रहा है टॉपिक पे
कि जनरेशन और कंडक्शन, नर्व इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा और कैसे जनरेट होगा। तो ये बच्चों रेस्टिंग, पहले रेस्ट अवस्था में, जिसको दूसरा नाम है पोलराइज। पोलराइज मतलब प्लस माइनस चार्ज दोनों, न्यूट्रल अवस्था जिसको पोलराइज मतलब न्यूट्रल, प्लस माइनस चार्ज एक साथ, या रेस्टिंग फेज में जब कोई स्टिमुलस नहीं हो रहता है। तो ये हम एक्सान का पार्ट काट लिए। ये जो देख रहे हो स्केल टाइप का, ये एक्सान का पार्ट है, ठीक है। जो मैंने बोला ना स्केल टाइप का, ये एक्सान का पार्ट है। तो एक्सान के अब अंदर आओगे तो एक्सान के अंदर ऐसे ऐसे जो एक्सोप्लाज्म भरा होता है, फिर इसके जो सरफेस होती है इसको न्यूरिलेमा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके लिक्विड को न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक। और इसके अंदर भरा होता है प्रोटीन, ठीक है बच्चों। एक्सान के अंदर क्या भरा था? प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम। पर प्रोटीन पोटेशियम तो ज़्यादा इसका कंसंट्रेशन भरा होता है, लेकिन सोडियम का कंसंट्रेशन कम होता है रेस्टिंग फेज में। प्रोटीन पोटेशियम याद रख लो कि कंसंट्रेशन इनका ज़्यादा होता है रेस्टिंग फेज में, और सोडियम कम होता है। अब बाहर आपका सोडियम और पोटेशियम रहेगा, प्रोटीन बाहर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। लेकिन बाहर ये सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है, ठीक है। अब इसके बारे में भी समझा रहे हैं। अब देखो, व्हेन स्टिमुलाई इज नॉट प्रेजेंट, मतलब जब कोई स्टिमुलस नहीं दिया गया है व्यक्ति को, तो वो रेस्टिंग कहलाता है या पोलराइजिंग, ठीक है बच्चों। ये देख रहे हो ना, प्लस माइनस कोई भी चेंजिंग नहीं है, रेस्ट अवस्था में है, तो इसी के लिए रेस्टिंग या पोलराइजिंग कहते हैं। इसमें कंडीशन क्या है? एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये है ना, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ये जो है आपकी ये जो है ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है, ठीक है बच्चों। एक्सोनल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन, ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है ये पोटेशियम आयन के लिए बहुत परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब आने जाने के लिए आराम से रास्ता दे देती है, ठीक है बच्चों। दूसरा कंडीशन करा है इम्परमिएबल टू प्रोटीन और सोडियम, ठीक। और 3 ही तो है, एक पढ़े अब सोडियम के बारे में, एक पोटेशियम के बारे में, एक प्रोटीन के बारे में। तो जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, वो जो प्रोटीन है, कह रहा है कि एनसीईआरटी कह रही है कि जो ये एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये पोटेशियम के लिए परमिएबल है, पर सोडियम और प्रोटीन के लिए इनपरमिएबल है, इनको आने जाने नहीं देती है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए प्रोटीन अंदर ही रह जाएगा, सोडियम बाहर ही रहेगा ज़्यादा। इसलिए कह रहा है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड प्रोटीन, ठीक है बच्चों, इनर साइड में रहेगा, और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, ठीक है बच्चों। मतलब एक्सोप्लाज्म के अंदर, इन एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन और पोटेशियम रहेगा, और लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम रहता है। हमने पहले ही बता चुका कि एक्सोप्लाज्म में इसके अंदर प्रोटीन और ये पोटेशियम ज़्यादा रहता है और सोडियम कम रहता है। फिर दूसरी कंडीशन कह रही है एनसीईआरटी, ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन, आउटसाइड मेम्ब्रेन सोडियम हाई कंसंट्रेशन, मैंने बता दिया कि बाहर एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर, ये एक्सोनल मेम्ब्रेन इसको याद ही कर लो, इसके बाहर जो सोडियम आयन हो वो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम होगी, तो फॉर्म कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इससे जो कम ज़्यादा है इससे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रहता है। कैसे? क्योंकि 3 सोडियम बाहर की तरफ मेंटेन किया रहता है, पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रखता है, और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ आता है, ठीक है। इसलिए लिखा 3 सोडियम आयन आउटसाइड, 2 पोटेशियम इनसाइड, ठीक है बच्चों। मतलब जब 3 सोडियम आउटसाइड जब ये मेंटेन करने के लिए निकलता है, 2 पोटेशियम अंदर ही रहता है, तो इसका मतलब कि बाहर पोटेशियम के इसके सोडियम के पास ज़्यादा चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा, प्रोटीन के पास निगेटिवली चार्ज होता है बच्चों। ये प्रोटीन के पास निगेटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिवली चार्ज के कारण अंदर निगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है, ठीक है बच्चों। तो आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड निगेटिव चार्ज, तो इसे पोलराइज ऑन रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। ये प्लस माइनस मतलब पोलराइजिंग, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे पोलराइजिंग मेंटेन रहता है, इसी को कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। और थोड़ा सा और जल्दी बता दें इसको, 1 शॉट में देखिए, रेस्टिंग या पोलराइजिंग इसको कहते हैं जो ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मेंटेन रहता है। निगेटिव चार्ज प्रोटीन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम और ये सोडियम होता है। सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, पोटेशियम बाहर कम होता है। अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, पोटेशियम ज़्यादा होता है, सोडियम कम होता है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज मेंटेन अंदर रहता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर रहता है।
ये इसका पॉजिटिव निगेटिव मेंटेन रहता है, इसी को बोलते हैं पोलराइज या इसी को बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। बस ठीक है बच्चों। अब आगे, जब बच्चों हमने स्टिमुलस दे दिया, ठीक है बच्चों, दिख रहा है बच्चों अच्छे से, लिखा है डीपोलराइज या एक्शन पोटेंशियल। इसको जब हम स्टिमुलस देते हैं बच्चों तो उसको बोलते हैं डीपोलराइज या एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं? डीपोलराइज या एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स, तीनों एक ही। चाहे नर्व इम्पल्स बोलो, चाहे एक्शन पोटेंशियल बोलो, चाहे बिजली जनरेट कर दो, चाहे करंट बोलो, चाहे डीपोलराइज बोलो। ठीक है, अब पोलराइजिंग चेंज हो गया बच्चों, इसीलिए डीपोलराइज हो गया। ये समझने से पहले एक बार इसको पढ़ लो, तब ये फिगर आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कह रही है एनसीईआरटी, एक बार देखो जरा। एनसीईआरटी हमारी कह रही है बच्चों कि व्हेन स्टिमुलस इज प्रेजेंट, जब स्टिमुलस हम जैसे मान लो इसको चिमटी काटें, स्टिमुलस दे दिया या गरम तवे पे हाथ रख दिया, तो स्टिमुलस ऑन ए साइड। अब हमें जैसे मान लो ये ए साइड पे स्टिमुलस दे दिया, देन अब इसको देखो, ए साइड पे स्टिमुलस दे दिया तो तुरंत इसकी पोलराइजिंग चीज़ जो पोलराइजिबिलिटी है वो चेंज हो गई। पहले प्लस था, ये तुरंत निगेटिव हो गई। जबकि इधर जो बी साइड पे अभी हमने स्टिमुलस नहीं दिया, इसको सेम रेस्टिंग में बना हुआ है, प्लस माइनस प्लस ऊपर है, अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में माइनस है। जबकि जब हमने स्टिमुलस दिया तो ये तुरंत ये स्टिमुलाई चेंज हो जाती है, तुरंत माइनस हो जाती है, अंदर प्लस हो जाती है। देखो बच्चों, अंदर एक्सोप्लाज्म के अंदर प्लस हो जाएगी और न्यूरोलेमा के बाहर जो है ये एक जोनल मेम्ब्रेन के बाहर निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, अब करंट हमारा हमेशा याद रख लो बच्चों, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। तो अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो, तो जाहिर सी बात है बच्चों अब करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। मतलब ये इसको मान लो बच्चों ये बी साइड है और ये पार्ट को जहाँ पे स्टिमुलस पहुँचा इसको ए साइड मान लो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जब जो इसका जो साइन पोलराइजिबिलिटी बार बार बोलते हैं ना, इसको साइन समझ लो, साइन कन्वेंशन, ये चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इसका साइन चेंज हो गया तो ये पॉजिटिव करंट जो है तुरंत करंट वो प्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। जबकि अंदर में ए साइड ये ही साइड है ना, तो ए साइड से बी साइड करंट जाता है, अब बाहर से में बी साइड से ए साइड की तरफ करंट जाता है। ये एनसीईआरटी में वो लिखता है ये। ठीक है बच्चों, अंदर में बोले ना इनसाइड मतलब एक्सोनल मेम्ब्रेन में ए साइड से बी साइड की तरफ करंट जाता है, बाहर में बी साइड से ए साइड की तरफ करंट जाता है। ठीक है बच्चों, अब क्या एनसीईआरटी क्या बोलती है, व्हेन स्टिमुलस इज प्रेजेंट, जब स्टिमुलस हम देते हैं तो स्टिमुलाई ऑन ए साइड देन सोडियम फ्रीली परमिएबल। जब हम जैसे चिमटी काटें या आग पे रख दिए हाथ तो सोडियम चैनल तुरंत फ्रीली हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, परमिएबल आने जाने के लिए उसका रास्ता एकदम खुल जाएगा, सोडियम फ्री हो जाता है। एंड इंटर द एक्सोप्लाज्म, जैसे सोडियम बाहर सोडियम था बच्चों, हमने बोला ना बाहर ज़्यादा सोडियम था, वो फ्री हो जाएगा, अंदर आने लगेगा। ठीक है बच्चों, वो अंदर की तरफ आने लगेगा। 10 क्या लिखा है ये, हाँ 10 इसकी जो पोलैरिटी, ठीक अपोजिट, पता नहीं क्या, हाँ डीपोलराइज। ठीक है, 10 इसकी जो पोलराइजिबिलिटी है वो अपोजिट हो जाएगी, आउटसाइड निगेटिव चार्ज, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो इसका साइन कन्वेंशन है, जो जिसको हम पोलैरिटी बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है। बाहर प्लस था तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सोडियम परमिएबल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा परमिएबल, तो अंदर आने लगा, तो जाहिर सी बात है कि ये प्लस हो गया, अब बाहर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है बच्चों, यही लिखा। तो इससे क्या होता है कि बी साइड से करंट बाहर की साइड ए साइड पे चला जाता है, जिसे लिखा भी है कि करंट जो है पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। तो आउटसाइड में बी साइड से ए साइड में जाएगा करंट, और इन साइड में ए साइड से बी साइड की तरफ। ठीक है बच्चों, ये ए साइड है, ये पूरा ए साइड है ये पार्ट, और ये पूरा बी साइड है। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो पोलैरिटी अपोजिट, ये जो करंट फ्लो हो गया, और पोलैरिटी आपकी अपोजिट हो गई, तो इसी को कहते हैं डीपोलराइज। ठीक है बच्चों, जो आपकी पोलैरिटी जो है अपोजिट हो जाती है, उसी को कहते हैं डीपोलराइज। क्योंकि पहले रेस्टिंग फेज में आपका पोलैरिटी सेम था, पॉजिटिव बाहर था, निगेटिव अंदर था, तुरंत कुछ साइड में देखे कि आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है,
बाहर निगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, तो जाहिर से करंट फ्लो होने लगा, इससे डीपोलराइज हो गया। डीपोलराइज मतलब कि अब ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट ऐसे अब आगे की तरफ ऐसे ये अभी हुआ है, फिर आगे साइड में होगा, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट चलता जाएगा। ये बहुत तेज़ी से होता है, सेकंड के 1000वें भाग जितना तेज़ होता है। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि आराम से चलता है, बहुत तेज चलता है। सोडियम परमिबिलिटी एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव। अब आगे क्या है कि सोडियम धीरे धीरे ये इसकी परमिबिलिटी बहुत छोटे समय, कम समय के लिए होती है। क्विकली मतलब जल्द ही परमिबिलिटी पोटेशियम की फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ज़्यादा हो जाती है और पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और जल्द ही जो पोटेशियम आयन है वो इसकी पोरेजिबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाएगी और ये बाहर की तरफ जाने लगेगा, तो जिससे ये बाहर की तरफ प्लस हो जाएगा, अंदर की तरफ माइनस हो जाएगा। मतलब फिर से आपका रेस्टिव पोटेंशियल फिर से रिस्टोर हो जाएगा। एक बार वन साइड जल्दी से देख लो क्या मैंने बोला। ठीक बच्चों, डीपोलराइज या एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स। पहले बच्चों क्या बोला, डीपोलराइज या एक्शन पोटेंशियल, नर्व इम्पल्स, इन तीनों का एक ही नाम है। डीपोलराइज बोलो, चाहे एक्शन पोटेंशियल हो, चाहे नर्व इम्पल्स बोलो। ये पहले रेस्टिंग फेज में था। पहले में तो मैंने पढ़ा दिया कि ये बी साइड जो रेस्टिंग फेज में था, स्टिमुलस जब नहीं दिया गया था तो बाहर प्लस था, अंदर माइनस था। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस सोडियम ज़्यादा था, अंदर प्रोटीन ज़्यादा था और पोटेशियम ज़्यादा था, इसलिए रेस्टिंग में था। जब हमने स्टिमुलस दे दिया तो तुरंत सोडियम आयन की परमिबिलिटी बढ़ गई तो ये अंदर बहुत तेज़ी से अंदर आने लगा। जब अंदर आने लगा तो बच्चों, जाहिर सी बात है, वो बाहर पॉजिटिव था तो अंदर तुरंत बाहर निगेटिव हो गया, अंदर की सोडियम बढ़ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव और बाहर निगेटिव, इस कारण हो जाएगा कि तुरंत पॉजिटिव से निगेटिव करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि अब तो पोलैरिटी सेम नहीं है। देखो कुछ कुछ के बाहर पॉजिटिव है, कुछ के बाहर निगेटिव है, जाहिर सी बात अब करंट फ्लो होने लगा। यहाँ भी कुछ के बाहर पॉजिटिव है अंदर की तरफ और कुछ के निगेटिव है, अब जाहिर सी बात अब करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है बच्चों, करंट हमेशा बच्चों पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो होने लगता है। अब करंट फ्लो हो गया तो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ऐसे आपका पॉइंट टू पॉइंट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से बढ़ता जाएगा। अब इसको रेस्ट में फिर से लाना है, तो धीरे धीरे सोडियम बहुत कम समय के लिए परमिबिलिटी इसकी बढ़ती है, तो धीरे से ये इसकी शॉर्ट टाइम ख़त्म हो जाता है इसका टाइम, और पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे फिर पोटेशियम 2 ठो बाहर चले आते, 2 ठो अंदर चले आते हैं और 3 सोडियम बाहर चला आता है, फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन मेंटेन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यही था आपका एक्शन पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, ले लिया। अब अगला है बच्चों आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है बच्चों, क्या है आपका ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एनसीईआरटी क्या कहती है? अब एनसीईआरटी कहती है, पहले आपको फिगर दिखा दे, इसके बाद समझ में आएगा। पहला फिगर हो गया ये बच्चों, मैंने दूसरा फिगर आपको समझा दिया। ये ए साइड था, ये बी साइड था, मैंने बता दिया ना पोरेजिबिलिटी के बारे में, पोलैरिटी के बारे में। ठीक है बच्चों, अब ये आपका एक्साम टर्मिनल है। ये मैंने बोला ना कि नीचे का पार्ट एक्साम टर्मिनल कहलाता है। अब एक्साम टर्मिनल के अंदर बच्चों ये दिखाया गया कि अब इसकी ये सिनेप्टिक नोब है, याद किए थे ना, मैंने याद करवाया था। ये सिनेप्टिक नोब है, सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स है। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपका जो ये डॉटेड टाइप का पाया जाएगा, ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है बच्चों, क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक, जब बच्चों कोई और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, यहाँ पे स्टिमुलस इसको पहुँच गया है। ये क्या दिखाया इसने, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जब इससे जाके सट जाता है तो यहाँ पे अपना स्टिमुलाई पहुँचते अपना ये न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज कर देता है, न्यूरो सेक्रेटरी सेल ये रिलीज कर देता है। और ये क्या दिखाया गया बच्चों, ये जिसको मैं ग्रीन से कलर कर रहा हूँ, ये बच्चों आपका डेंड्राइट्स है। ये ऐसे बना दिया मैंने, ये देखो, ये बच्चों आपका डेंड्राइट्स है। ये दूसरा ये पहला ये एक्सॉन है, फिर आगे सेल बॉडी होगी, फिर इसके बाद डेंड्राइट्स होंगे। ये दूसरा डेंड्राइट्स है। तो हर डेंड्राइट्स के ऊपर ये रिसेप्टर पाए जाती हैं। ठीक है बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं? याद करना, डेंड्राइट्स के ऊपर बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं। क्या है? याद करो कि डेंड्राइट्स के ऊपर
न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करने वाले रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्टर एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसे ही स्टिमुलस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों। अब क्या अब नाम देख लो, ये एक्सान है, ये दिखाया नहीं इसने लंबा सा एक्सान। फिर ये एक्सान टर्मिनल है, ये सिनेप्टिक नोब है आपका, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर सेल पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। ये न्यूरोट्रांसमीटर सेल जैसे सटता ये बिखर गया है और ये इसको रिसेप्टर डेंड्राइट्स का रिसेप्टर एक्सेप्ट कर लेता है। तो लिखा है ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पहले वालों को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और दूसरे वाले डेंड्राइट्स को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और बीच वाले को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर बिखरा हुआ है उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के किसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट को तीनों को मिला के सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेप्स। जो आया नहीं था जब पढ़े थे आप, सिनेप्स किसको बोलते हो? प्री सिनेप्टिक मतलब पहले सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को, पोस्ट बाद वाले सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को। ठीक है बच्चों। और ये बीच में जो गैप है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इन तीनों को मिला के सिनेप्स बोलते हैं। अब आगे ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है बच्चों। क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स मतलब इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा उसके बारे में बता रही है एनसीईआरटी। ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन दो जंक्शन सिनेप्स। मैंने पहले ही बता दिया आपको, अब समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि इसमें सिनेप्स के लिए दो न्यूरॉन की आवश्यकता होती है। पहले का सिनेप्टिक नोब ले लो, दूसरे का डेंड्राइट्स ले लो। इन दोनों के बीच प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट तीनों को मिला के सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों। यही लिखा कि नर्व इम्पल्स ट्रांसमिटेड कहाँ से होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ एक जंक्शन बनाता है जिसको कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या है? लिखा है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, हम बोले ना बच्चों पोस्ट, ये डेंड्राइट्स है पोस्ट वाला, और ये प्री वाला सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है ये वेसिकल्स आपका सिनेप्टिक नोब है। ठीक है। ये सिनेप्टिक नोब वाला मेम्ब्रेन है, ये डेंड्राइट वाला मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जिसके अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो गैप था उसी को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स पाया जाता था, रिलीज होता था। पाया नहीं जाता, रिलीज होता था। न्यूरोट्रांसमीटर तो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर पाया जाता है। ये ऐसे सिनेप्टिक वेसिकल्स पाया जाता था ऐसे, और सिनेप्टिक वेसिकल आपका ये सिनेप्स के अंदर ऐसे पाया जाता था। ये समझ लो सिनेप्टिक नोब है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है बच्चों। और ये जो सिनेप्टिक नोब है इसको हम ही बोलते हैं इसी को हम बोलते थे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है बच्चों। अब है टाइप ऑफ सिनेप्स। सिनेप्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स। कौन कौन? सिनेप्स दो प्रकार का होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स। ये बहुत रेयर होता है बच्चों, 5% लोगों में 5% पाया जाता है। ये केमिकल सिनेप्स कॉमन होता है, 95% लोगों में पाया जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप होती है वो एकदम नहीं होती है। ठीक है बच्चों। और जाहिर बात है बच्चों, जब कोई गैप नहीं होगी ये डेंड्राइट्स आ जाएगा, डेंड्राइट्स का मेम्ब्रेन आ जाएगा। अगर ठीक है बच्चों गैप नहीं होगा तो ये डेंड्राइट्स का मेम्ब्रेन आ गया, ये गैप नहीं, तो जाहिर सी बात है बच्चों इम्पल्स बहुत फास्ट होगा। ठीक है। उनको केमिकल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है बच्चों। इसमें केमिकल की आवश्यकता नहीं होती, इसमें केमिकल नहीं पाया जाता है। ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल है, मतलब प्री और पोस्ट एक दूसरे से सटे हुए होते हैं मेम्ब्रेन। और केमिकल वाले में केमिकल पाया जाता है। जो केमिकल होता है उसको हम बता चुके हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहलाता है। और एक्साइटेटरी, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी होता है, इनहिबिटरी होता है। एक्साइटेटरी मतलब एक्साइट करने वाला, मतलब हमें कोई चीज़ कार्य को बढ़ा देने वाला। हम जैसे बोल रहे हैं, जो बहुत तेज दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होता है। ठीक है बच्चों। और इनहिबिटरी में जब हम शांत हो जाते हैं, जैसे गाबा या डोपामिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये शांत करने वाले, ये सुलाने वाले, ये चैन की नींद देने वाले गाबा और डोपामिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। एक्साइटेटरी में एसिटाइलकोलिन। ठीक है बच्चों।
अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फास्टर काम करता है, केमिकल भी एक अच्छा, ठीक है बच्चों। और सिनेप्स पूछ लिया जाएगा कि इसमें प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है। तो प्री जो है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मैंने बोल दिया कि सिनेप्टिक नॉब के ऊपर पाया जाता है, पोस्ट वाला जो डेंड्राइट्स के ऊपर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं। बस खत्म। अब अगला है आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, दिख रहा है बच्चों। अब अगला आपका है टॉपिक सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसको हम इसके अंदर आएगा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है। आपने पढ़ा था ना पहले कि सीएनएस के अंदर क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। सीएनएस के अंदर क्या आता है बच्चों, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। एक बार दिखा दें आपको। अब आ गया ब्रेन, ये है ब्रेन आपका बच्चों, ये सीएनएस का ही पार्ट है। ये सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन, और जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कार्ड गया है वो दोनों मिलके कहलाते हैं सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलो चाहे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है बच्चों। अब आपको पहले कुछ बता दें, ठीक। ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल। एनसीईआरटी लिखती है कि ये हमारे जो ह्यूमन का ब्रेन है वो स्कल में प्रोटेक्ट रहता है, वो सुरक्षित रहता है। स्कल में हमारे जो ह्यूमन का ब्रेन है स्कल में हमारे प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित, अंदर खोपड़ी के अंदर ब्रेन पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस। ब्रेन कह रहा है कि ब्रेन को कवर कौन कौन करता है, क्रेनियल मेनिंजेस एक लेयर पाई जाती है, ठीक है बच्चों। जैसे एक मैं रफ डायग्राम बता रहा हूँ आपको, जैसे देखो बच्चों, समझो आप, जैसे ये मेरी खोपड़ी है, ठीक है, ये स्कल है, ये बच्चों स्कल है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर ये क्या है, क्रेनियल मेनिंजेस है, ठीक है। एक लेयर, 3 लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर को मिलाकर क्रेनियल मेनिंजेस की 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है बच्चों, ठीक। ये पहला तो खोपड़ी है जो बोन की बनी होती है, स्कल बोलते हैं जिसको। 3 लेयर पाई जाती है, जिसका नाम आपका आउटर लेयर को हम बोलते हैं ड्यूरामेटर, मिडिल लेयर को बोलते हैं एरेक्नोइड, और इनर लेयर को बोलते हैं पायामेटर, ठीक है बच्चों। जो ड्यूरामेटर बच्चों, नहीं लग रहा है कि ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो ये स्कल की तरफ पाई जाती है। ड्यूरामेटर आउटसाइड मतलब स्कल की तरफ पाई जाती है। जो एरेक्नोइड बीच में, जो पायामेटर है, जो पाया मैटर है वो इनर साइड में पाई जाती है। इसी से आपका न्यूरल टिश्यू इस न्यूरल टिश्यू ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक है बच्चों। पाया मैटर ये पाया मैटर जो आपकी लेयर है, इसी से आपका न्यूरल टिश्यू जो है, जो ब्रेन की न्यूरल टिश्यू ये सब जुड़ी रहती है इन्हीं से। पाया मैटर इनर साइड होता है, ड्यूरामेटर स्कल की साइड होता है, ठीक है बच्चों। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, पाया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, अटैच टू। अब ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारे 3 प्रकार के मिलके बना होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन लग रहा है नाम से नहीं बच्चों, आगे वाला पार्ट मिड ब्रेन, मिडिल वाला पार्ट हिंड ब्रेन, पीछे वाला पार्ट, सही आपने पकड़ा। फोर ब्रेन के 3 प्रकार हैं, सेरिब्रम, ठीक है बच्चों। सेरिब्रम जो माथे के अंदर है, जो हमारे जिसको बोलते हैं फोर हेड के अंदर है सेरिब्रम, आगे वाला पार्ट। और उसके थोड़ा सा पीछे जाओ तो थैलमस कहलाता है, थैलमस। उसके थैलमस के नीचे ठीक पाया जाता है हाइपोथैलमस। तो थैलमस और हाइपोथैलमस दोनों को जोड़ के हम बोलते हैं डाइसिफेलॉन। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइसिफेलॉन। तो मतलब फोर ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम और डाइसिफेलॉन, ठीक है। डाइसिफेलॉन में 2 पार्ट आएंगे, थैलमस और हाइपोथैलमस, ठीक है बच्चों। अभी नाम देख लो, मिड ब्रेन में आएगा सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, एक कैनाल होती है बच्चों। सेरिब्रल वर्ड ही ब्रेन को बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर CSF फ्लूड पाया जाता है, फूड नहीं फ्लूड, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड पाया जाता है ब्रेन के अंदर। वो हमें शॉकिंग वॉकिंग होने से बचाता है ब्रेन को। जैसे आप खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर आपका 3 लेयर होती है, पतली पतली मेम्ब्रेन की लेयर होंगी, और उसके अंदर आपका गुद्दे टाइप का जो बीच में गुद्दा बचेगा, ठीक है बच्चों, वही आपका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन है, ठीक है। और जो आगे वाला गुद्दे का जो आपका ब्रेन के आगे वाला पार्ट है, उसको सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, मिड ब्रेन को सेरिब्रल एक्विडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना।
4 फूले हुए पार्ट दिखेंगे उसको क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और एक कैनाल दिखेगी मिड ब्रेन में, उसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। हाइंड ब्रेन बच्चों, हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट है, पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन कौन पार्ट? पोन्स, सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्रम इसका पार्ट है, सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है और हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, ठीक है बच्चों। और तीसरा पार्ट है मेड्यूला, जिसका दूसरा नाम मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है बच्चों। अब आगे अब बच्चों आपका फोर ब्रेन आपका मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। ये फोर ब्रेन आपका सबसे ब्रेन का सबसे ज़्यादा अगर पार्ट कोई पूछे ना कि सबसे में है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में सबसे ज़्यादा पार्ट फोर ब्रेन में किसका है, तो आप बोलोगे सेरिब्रम, सबसे ज़्यादा पार्ट सेरिब्रम का है। यही इंटेलिजेंसी के लिए काम आता है बच्चों, यही इंटेलिजेंसी के लिए काम आता है, सेरिब्रम ही इंटेलिजेंसी के लिए काम आता है बच्चों, ठीक है। इसका लॉन्गिट्यूडनली 2 भाग में बांटोगे बच्चों। जैसे ये गुद्दे मैंने बताया ना, ये गुद्दा, एक ये गुद्दा, ठीक है बच्चों। अखरोट देखे ही हो, अखरोट ऐसे ऐसे बना होता है, बीच में ऐसे डंडी होती है, तो एक 2 गुद्दे बने होते हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, ठीक है बच्चों। तो इसको राइट साइड को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट वाले को लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। और इसको जो दोनों को लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़ती है इसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम बोलते हैं। जो डंडे टाइप को जोड़ती है, जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ती है, उसको बोलते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है बच्चों। डंडे को या ट्रैक को बोलते हैं कार्पस कैलोसम, ठीक है बच्चों। तो आप सेरिब्रम 2 प्रकार का है, अरे लॉन्गिट्यूडनली 2 प्रकार का बांटा गया है, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसको जोड़ते कार्पोरा नाम आ रहा है, कार्पस कैलोसम, ठीक है बच्चों। अब सुनो बच्चों, एक जरूरी बात, ये ठीक है बच्चों, ये सेरिब्रम ये बना रहा हूँ, ये समझ लो ऐसे ऐसे दिखता है आपको, आप ब्रेन के अंदर देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे गुद्दे टाइप का दिखता है पूरा। और इसको जोड़ने वाला ट्रैक मैंने बोला कि ये मान लो राइट हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। और इसको कार्पस कैलोसम, इसको कार्पस कैलोसम बोलते हैं। जो बच्चों ब्रेन का जो ऐसे उभरा हुआ पार्ट दिखता है उसको बोलते हैं गायरी, GYRE। और जो ऐसे धंसा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं सल्सी, ठीक है बच्चों। गायरी बल्ज पार्ट को बोलते हैं, फिसर धंसे हुआ पार्ट को सल्सी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये सेरिब्रम का ही पार्ट था, ठीक है बच्चों। अब आगे, क्योंकि ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है बच्चों, क्योंकि ये इतना बताना ज़रूरी है, नहीं बताएंगे तो आपको समझ से नहीं आएगा और आप क्वेश्चन भी आंसर रीजन का नहीं कर पाओगे, ये रटते रह जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाएगा। फोर ब्रेन मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड सेरिब्रम। ये लॉन्गिट्यूडनली 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मैंने बता दिया। लॉन्गिट्यूडनली दो हाफ में बटा होता है, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को कनेक्टेड होता है ट्रैक फाइबर जो है, जिसको कार्पस कैलोसम बोलते हैं, मैंने बता दिया, ऐसा दिखा दिया पहले ही। फिर इसके बाद लेयर ऑफ सेल कवर सेरिब्रल हेमिस्फीयर। हाँ बच्चों याद रखो, जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है बच्चों, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल, इसको एक लेयर से कवर होती है। आउटर लेयर को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर को सेरिब्रल मेड्यूला, ठीक है बच्चों। एक लेयर से कवर होती है, उसको आउटर सेरिब्रल को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनर को सेरिब्रल मेड्यूला। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में सुन लो। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये आउटर साइड होता है, तो ग्रे मैटर बाहर की साइड ग्रे मैटर होता है। क्यों ग्रे कलर का दिखाई देता है? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आउटर साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रे, असर्शन है। रीजन ड्यू टू मोर सेल बॉडी इज प्रेजेंट,
ठीक है, क्योंकि सेल बॉडी आउटर साइड में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसी कारण हमें ये ग्रे टाइप का दिखाई देता है। ये एसर्शन हो गया, ये इसका रीजन हो गया। ठीक है बच्चों। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आ जाएगा आपका मोटर एरिया आता है। बोले ना मैंने कि जो CNS से मैसेज को स्टिमुलाई को या रिस्पॉन्स को पहुंचाता है ऑर्गन की तरफ मोटर एरिया, सेंसरी एरिया जो स्टिमुलस को सेंड करता है CNS की तरफ सेंसरी एरिया, और एसोसिएशन एरिया पाया जाता है। ये तीसरा एरिया आपका फंक्शन इसका है इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मतलब इसमें न एसोसिएशन एरिया, इसमें न मोटर और सेंसरी दोनों का पता क्लियर नहीं होता है। एसोसिएशन एरिया में न तो मोटर का क्लियर पता होगा ना सेंसरी का पता होगा, दोनों मिक्स होते हैं एक तरह से, तो इसी को कहते हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशन। ये काम करता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन का, और मेमोरी का भी काम करता है, कम्युनिकेशन का भी काम करता है। जैसे हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, बोलते हैं सोच के, ये सब काम करता है। ठीक है बच्चों। तो एक बार जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। फोरमेन क्या है, मेजर पार्ट ऑफ सेरिब्रम कहलाता है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बटा होता है, और इनको जोड़ता है कार्पल कैलोसम जोड़ता है। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर की लेयर जो होती है वो आउटर लेयर कहलाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनर कहलाती है सेरिब्रल मेडुला। आउटर जो दिखती है ग्रे मैटर की तरफ, मतलब ग्रे कलर की तरफ जो रखती है, क्योंकि इसमें अंदर ग्रे मैटर भरा था। क्योंकि उसके सेल बॉडी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये ग्रेइश कलर की दिखाई देती है। ये रखता है ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स रखता है मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया रखता है, सेंसरी एरिया रखता है, एसोसिएशन एरिया रखता है। मोटर के बारे में जानते हो कि CNS से आर्गन की तरफ काम करता है। सेंसरी ये हमारी बॉडी या आर्गन से CNS की तरफ वर्क करेगा। एसोसिएशन एरिया ये इसमें मोटर और सेंसरी दोनों होते हैं, पर क्लियर नहीं होते क्या है प्रेजेंट। तो इसका फंक्शन होता है इंटरसेंसरी एसोसिएशन। इंटरसेंसरी एसोसिएशन का काम करता है, मेमोरी का काम करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों। अब अगला बच्चों, एक थोड़ा सा जल्दी से बस देख लो, इसको भले से याद ना करना, पर इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार फ्रॉग के बारे में पूछ दिया था कि फ्रॉग में 10 पेयर हमारा क्रैनियल नर्व पाया जाता है, जबकि ह्यूमन में हमारा 12 पेयर क्रैनियल नर्व पाया जाता है। जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है उसको क्रैनियल नर्व बोलते हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कारण में पाया जाता है वो स्पाइनल नर्व कहलाती है। तो क्रैनियल नर्व की संख्या 12 पेयर याद कर लो, और स्पाइनल नर्व की 31 पेयर। उसमें एक बार देख लो, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलो कोक्लियर, ग्लासोफेरेंजियल, बेगस, एसेसरी, हाइपोग्लॉसल, ये 12 पेयर की हमारी पाई जाती है क्रैनियल नर्व में। ठीक है बच्चों। यस मतलब सेंसरी इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर मोटर, इसके अंदर ट्राइजेमाइनल में सेंसरी मोटर मतलब मिक्स पाया जाता है, जिसके अंदर ये सब लिखा मिक्स है। ठीक है बच्चों। और स्पाइनल नर्व 31 पेयर पाई जाती है। स्पाइनल मैंने बोला ना कि वर्टिब्रल कारण में स्थित होती है, पीछे की साइड सर्वाइकल गर्दन की तरफ C1 से लेकर C8 तक पाई जाती है। फिर दूसरा थोरैसिक T1 से T12 तक ये नर्व पाई जाती है। लंबर में L1 से L5 तक पाई जाती है। सैक्रल में S1 से S5 तक पाई जाती है। कॉक्सियल में 1 पाई जाती है, जिसे क्वाडा इक्विना कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा बस जानकारी बस उल्टी आँख से देख लेना। ठीक है बच्चों, क्योंकि NCERT में है नहीं, पर पूछ दिया जाता है, ये बहुत काम आएगा। अब बच्चों सेरिब्रल मेडुला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लिया कि हमारा जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो आउटर कवरिंग होती है वो कहलाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इनर वाली सेरिब्रल मेडुला। आउटर वाली पढ़ लिया कि ग्रे मैटर पाया जाता है, इनर वाले में वाइट मैटर पाया जाएगा। देखियो लिखा होगा फाइबर ऑफ ट्रैक आर कवर विथ माइलिन शीथ, इसके अंदर माइलिन शीथ से कवर होगा इनर वाले में, जिसे हम सेरिब्रल मेडुला बोलते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हम नहीं बोले बच्चों कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ये अंदर का पार्ट बनाता है। सेरिब्रल मेडुला जो है बच्चों, सेरिब्रल मेडुला जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर का पार्ट सेरिब्रल मेडुला बनाता है। ठीक है बच्चों, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट सेरिब्रल मेडुला बनाता है। याद हो गया। ये किससे कवर होता है? माइलिन शीथ से। ये वाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर सेल बॉडी बहुत कम पाई जाती है। सेरिब्रम रैप्ड अराउंड ए स्ट्रक्चर, सेरिब्रम अगर बहुत ज़्यादा रैप किया गया है
मतलब बहुत ज़्यादा उसको लपेटा गया है, उस स्ट्रक्चर दिखता है तो कहते हैं उसको थैलेमस। थैलेमस मेजर सेंटर, थैलेमस क्या होता है? मेजर सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। थैलेमस सबसे ज़्यादा ये सबसे मेन सेंटर होता है सिग्नल भेजने और लेने का, सेंसरी और मोटर का सबसे मेन सिग्नल थैलेमस होता है। और इसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, बेस ऑफ थैलेमस। थैलेमस के नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, अर्ग फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, हमारे ठंडी लगना, गर्म लगना और खाने पीने सबको की जो जरूरत सबको कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। और एक बात और सबसे मेन बात, ये रखता है सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इसके पास छोटे छोटे न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाए जाते हैं, ठीक है, जो सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ठीक है। जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स कौन कौन से हैं? 2 होते हैं, वैसोप्रेसिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन रिलीज करता है कौन? हाइपोथैलेमस डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूरोसेक्रेटरी सेल पाए जाते हैं। अब एनसीईआरटी कहती है कि लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या है? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो अंदर का सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर का पार्ट जिसको सेरिब्रल मेडुला बोल रहे थे वो ले लो, एमाग्डाइला ले लो और हिप्पोकैम्पल ले लो। एमाग्डाइला और हिप्पोकैम्पल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो इनर में इसी सेरिब्रल मेडुला में पाया जाता है। एमाग्डाइला हिप्पोकैम्पस, एमाग्डाइला हिप्पोकैम्पस को अगर निकाल दोगे बच्चों तो डर खत्म हो जाता है, डर फियर खत्म हो जाता है। एमाग्डाइला अगर हटा दिया जाए तो डर खत्म हो जाता है। तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एमाग्डाइला, हिप्पोकैम्पल, ये तीनों को मिला के हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। और लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है? ये कंट्रोल या रेगुलेशन करता है सेक्सुअल बिहेवियर को, जो मन में थॉट्स आते हैं उसकी बिहेवियर को कंट्रोल करता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, जो इमोशंस वाले रिएक्शन सब होते हैं, जैसे एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना, प्लीजर, आनंदित हो जाना, रेज, डर, मोटिवेशन, ठीक है, ये सब लिम्बिक सिस्टम का काम है। किससे मिलकर बना होता है? इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एमाग्डाइला और हिप्पोकैम्पस से, ठीक है बच्चों। लास्ट टॉपिक आपकी, बस इसके बाद ख़त्म है 1 घंटे में ही। सोचो बच्चों 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मिड ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन। ये एनसीईआरटी लिखती है कि फोर ब्रेन, और जाहिर सी बात है यार बच्चों की, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में ही मिड ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर सेरेब्रल एक्विडक्ट और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना एक कैनाल पाई जाती है, लिखा भी है कैनाल पासेस द मिड ब्रेन से कैनाल पास होती है जिसको सेरेब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये 4 फूले हुए लोब्स होते हैं। ये बच्चों मिड ब्रेन के अंदर 4 फूले हुए लोब्स पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये डार्सल पोर्शन पे स्थित होता है और 4 FOUR लिखा है, 4 लिखा है बच्चों, कन्फ्यूजन होना। 4 राउंड स्वेलिंग, 4 फूले हुए राउंड स्वेलिंग पाए जाते हैं जिसको हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। बस इतना ही मिड ब्रेन के अंदर लिखा है, कुछ ज़्यादा याद नहीं करना, जितना एनसीईआरटी लिखती है वही याद करना है। हैंड ब्रेन में आपका पीशियम मतलब पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा आएगा। पोन्स एनसीईआरटी का लिखती है फाइबर ट्रैक इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। ये पोन्स एक तरह से बच्चों क्या है? फाइबर ट्रैक है। क्या है बच्चों? फाइबर ट्रैक है, मतलब ट्रैक, ये फाइबर का ट्रैक होता है जो अलग अलग आर्गन से अलग ब्रेन के अलग अलग रीजन पे जाके जुड़ती है, ठीक है। सेरिबेलम क्या है बच्चों? वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस, बहुत अधिक मतलब उलझी हुई, कॉन्वोल्यूटेड मतलब उलझी हुई, मतलब बहुत कॉन्वोल्यूटेड सरफेस पाई जाती है। एडिशनल स्पेस फॉर मेनी न्यूरॉन, और इसके अंदर एक एडिशनल स्पेस भी पाया जाता है कई न्यूरॉन के लिए। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? कंट्रोल, ये पोन्स के नीचे मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है और इसके जस्ट पीछे सेरिबेलम पाया जाता है। अभी फिगर में दिखा रहा हूँ। ये कंट्रोल करती है रेस्पिरेशन को, सेंट्रल अरे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, एनसीईआरटी गैस्ट्रिक सिक्रीशन लिखती है, जो लिखती है वही याद रखना। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करती है मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है बच्चों। और ये कनेक्ट होती है स्पाइनल कार्ड से, और पीछे जो स्पाइनल कार्ड है जिससे मेडुला ऑब्लांगेटा है वो कनेक्ट होती है स्पाइनल कार्ड से। ब्रेन स्टेम क्या है बच्चों? बहुत पूछता है एग्जाम में। ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन, पोन्स,
मेडुला ऑब्लांगेटा आती है, तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम बोलते हैं। इसमें सेरिबेलम नहीं पाया जाता है, ठीक है बच्चों, सेरिबेलम को इंक्लूड मत करना। एक बार फिगर दिखा दें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिगर को बच्चों समझा दें अच्छे से। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये मैंने बोला ना, ये गुद्दा, ये लेफ्ट साइड का गुद्दा समझ लो, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इन दोनों के ट्रैक को जो लेफ्ट और राइट साइड को जोड़ती है कार्पस कैलोसम है, ये कार्पस कैलोसम है, ठीक है बच्चों। और ये दिखाई दिया, ये आगे के मैंने बोला, ये माथे का या जो फोरहेड का पार्ट है सेरिबेलम है, ये सबसे मेजर पार्ट पाया जाता है फोर ब्रेन का। और ये डाइसिफलान है, ये थैलमस है, थैलमस और हाइपोथैलेमस डाइसिफलान में आएगा। तो ये दिखाया गया है, ये थैलमस है आपका। और बच्चों ये हाइपोथैलेमस, ये नीचे जो दिखाया गया ऐसे जो दिख नहीं रहा होगा आपको, ये नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस है, ये थैलमस या हाइपोथैलेमस। और ये मिड ब्रेन, ये पीछे का पार्ट जो है, ये थैलमस और हाइपोथैलेमस की ये वाला पार्ट जो है, ये मिड ब्रेन है। अब यहीं से बच्चों एक्विडक्ट है, जो कह रहे थे ना ये सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट ये गई है, ये डक्ट टाइप की, कैनाल टाइप की गई है, ठीक है बच्चों। अब कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं दिखाया है इसने। अब आ जाओ बच्चों हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में ये फूला हुआ पार्ट जो है, ये ट्रैक ऑफ फाइबर जो अलग अलग ब्रेन को सपोर्ट न्यूरॉन को डिफरेंट न्यूरॉन को पहुंचाती है, ये पोन्स कहलाती है। और ये बच्चों ये डंडे टाइप का ये जो है नीचे, ये आपका मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये स्पाइनल कॉर्ड से अब जाके रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये पोन्स और मेडुला, ये पोन्स है, ये मेडुला है। ये पीछे वाला जो पार्ट है, ये बच्चों आपका सेरिबेलम कहलाता है। जब कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है तो ये कंट्रोल छोड़ देता है, तो आदमी का ये सिस्टम फ्री, ये सेरिबेलम एकदम फ्री हो जाता है, समझ में नहीं आता, तो इसीलिए वो बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता है अपनी, और लड़खड़ाने लगता है, ना बोल पाता है, ना गिर जाता है। सेरिबेलम हर चीज़ को, स्पीच को और चलने को, ये सबको कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है बच्चों। अब मेडुला ऑब्लांगेटा ये कंट्रोल करता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके रेगुलेशन को कंट्रोल करता है। पोन्स बस फाइबर है, ट्रैक मतलब नर्व का एक फाइबर है जो पूरे ब्रेन से सपोर्ट लेता है, जुड़ा होता है, ठीक है बच्चों। अब मिड ब्रेन ये डक्ट होती है और 4 फूले पार्ट को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। थैलमस के बारे में बता दिए कि सेंसरी और मोटर सबसे ज़्यादा इसी के अंदर पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस ये डर, ये ईटिंग, अर्ग, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। सेरिबेलम ये इंटेलिजेंसी का काम करती है, ठीक है बच्चों। बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समाप्त होता है। ऐसे ही आप बने रहिए और नेक्स्ट चैप्टर जल्द ही मैं लेकर आऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आपको जल्दी से जल्दी नए चैप्टर की नोटिफिकेशन भेज सकें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।